इसराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो क्या कह रहा है, और सब कहेंगे इसराइल अमेरिका की तरफ देखेगा। और जो 6 बड़े हमले हुए हैं उससे इसराइल बुरी तरह से हिल चुका है। सुनी जंग और भी गंभीर हो जाएगी, और अगर ईरान के पक्ष में रूस और चीन सामने उभर कर आ जाते हैं तो इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है कि इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे कदम उठाएगा जिसका अमेरिकी इंटरेस्ट पर, अमेरिकी हितों पर भी असर पड़े। फिर ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें ईरान पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है, और यह व्यक्ति जो पूरी तरह से पैरानॉइड है, जो पूरी तरह से घबराया हुआ है अपने वजूद को लेकर, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इसराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है? आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी और इस्राएली अधिकारी अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं और मौजूदा वजूद के बारे में क्या कह रहे हैं? इसका जवाब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं दोस्त। वो इसराइल जिसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके करीब 200 नागरिकों को मार दिया, वो अपने वजूद को लेकर डरा हुआ है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और यह जानकारी कहीं और से नहीं, अमेरिकी पत्रकार जो इस्राएली अधिकारियों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ से यह जानकारी आ रही है। सुनिए, फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने क्या कहा। फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है कि मेरी बातचीत जो है वो तमाम इस्राएली अधिकारियों से हो रही है, और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। यह अप्रत्याशित है। इसराइल डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। सुनिए उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं। This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Trey, you mentioned that there's an emphasis on taking out the energy infrastructure. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में तमाम इस्राएली नागरिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खौफ पसरा हुआ है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया है, इस वक्त तक ईरान ने इसराइल पर 6 बड़े हमले किए हैं, और इन 6 बड़े हमलों में इसराइल डगमगा गया है बुरी तरह से, और वो लगातार अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद यही है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा ईरान के खिलाफ। मगर हालात लगातार पेचीदा होते जा रहे हैं दोस्तों। इसराइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया है जिस पर संयुक्त मालिकाना हक ईरान और कतर का है। वो कतर जो अमेरिका का सहयोगी है, सही सुना आपने। यानी कि इसराइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला किया है जिस पर कतर की भी हिस्सेदारी थी। उसको लेकर क्या जानकारी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मगर जो खबर फॉक्स न्यूज से आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि इसराइली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। इसराइल अमेरिका की तरफ देखेगा, और जो 6 बड़े हमले हुए हैं उससे इसराइल बुरी तरह से हिल चुका है। सुनिए उनके पत्रकार ट्रे यंग्स क्या कहते हैं। The question here is, will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support, and if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen 6 barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country. Last night, as they were targeting the northern city of Haifa, we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems, others being intercepted in the skies above. And then just about 30 minutes later, another barrage targeting the center part of Israel, one of those missiles slipping past the Arrow defense system and the Patriot system that is also deployed in this country and slamming into this building, killing at least 1 child, killing civilians that were here asleep in their beds. Some of them rushed to bomb shelters, others couldn't make it in time. And the aftermath, guys, you see is behind me as these crews are picking up brick by brick, debris by debris, concrete block by concrete block. और दूसरी तरफ एक बार फिर दुनिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु बॉम्ब के कितने करीब हैं। इसको लेकर कुछ ताजा जानकारी सामने उभर कर आई है बीबीसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जो मैं आपको पेश करूंगा। मगर मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त इसराइल में क्या माहौल है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। इसराइल में हमलों के बाद भविष्य को लेकर चिंता और प्रतिक्रियाएं। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जा रहे हैं, और इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगातार नई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली सेना ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है और नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। सरकार और सेना का रुख भी बहुत सख्त है। वे इसे लंबी लड़ाई मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार और सेना पर भरोसा भी जतला रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश में एकजुटता का माहौल दिख रहा है। कुल मिलाकर इसराइल में लोग और सरकार दोनों ही हालात को गंभीर मान रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंता के साथ सतर्क भी हैं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे तेल फील्ड्स पर हमला कर रहा है जिस पर कतर और ईरान दोनों का जॉइंट मालिकाना हक है।
इसको लेकर कतर को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो इस बारे में क्या कहना है इंटरनेशनल एजेंसीज का, गौर किया जाए। हाल ही में इसराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड के ईरानी हिस्से पर हमला किया था, जो ईरान और कतर के बीच संयुक्त रूप से शेयर किया जाता है। इसराइली हमले से वहां आग लग गई और ईरान को अपने गैस प्रोडक्शन आंशिक रूप से रोकना पड़ा। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कतर वाले हिस्से, जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं, पर हमला हुआ है। सिर्फ ईरानी हिस्से को निशाना बनाया गया। यह पहली बार है जब इसराइल ने दोनों देशों के बीच शेयर की गई इतनी बड़ी एनर्जी संपत्ति पर हमला किया है। लेकिन इस हमले से सिर्फ ईरान की सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, कतर की नहीं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि अभी तो मान लिया जाए कतर वाले हिस्से को असर नहीं पड़ा है, मगर जब यह जंग और भी गंभीर हो जाएगी और अगर ईरान के पक्ष में रूस और चीन सामने उभर कर आ जाते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है कि इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे कदम उठाएगा जिसका अमेरिकी इंटरेस्ट पर, अमेरिकी हितों पर भी असर पड़े। यही वजह है कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इसराइल अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि फॉक्स न्यूज के पत्रकार कह रहे हैं कि पहली बार इसराइल अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, बावजूद इसके कि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग में ईरान का हुआ है। यह अपने आप में बतला रहा है दोस्तों कि इसराइल बगैर अमेरिकी मदद के क्या मायने रखता है। जब एक दबंग को, एक दादा को आप मजबूत स्वर में, मजबूत आवाज में जवाब देते हैं, तो यही हश्र होता है उसका जो इस वक्त इसराइल का हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के मन में वो डर लगातार बना हुआ है कि क्या ईरान परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि IAEA, जो अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी है, उन्होंने ईरान के अंदर 3 ठिकानों को लेकर चिंता जाहिर की थी कि 3 ठिकानों को लेकर ईरान बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, और यह चिंता का सबब है। तो बड़ा प्रश्न दोस्तों, आखिर ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल किस देश के दावे पर यह बवाल हो रहा है, क्योंकि हमला इसराइल ने किया तो जाहिर सी बात है इसराइल के कुछ दावे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के अधिकतर दावों पर अमेरिका सहमत नहीं है। बावजूद इसके ये जो हमला हुआ है, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है। इसराइल के क्या दावे हैं, इस पर गौर किया जाए। इस्राएली सेना ने कहा है कि उसने खुफिया जानकारी जुटाई है, जिससे पता चलता है कि ईरान ने परमाणु बम के लिए जरूरी चीजों के उत्पादन के प्रयासों में ठोस प्रगति की है। इससे यूरेनियम मेटल कोर और परमाणु धमाके को शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन सोर्स इनिशिएशन शामिल है। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन में परमाणु अप्रसार नीति की निदेशक केल्सी डेवेनपोर्ट ने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपने दावे के पक्ष में कोई ठोस या स्पष्ट सबूत पेश नहीं किए। अब दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, मगर सबूत कोई पेश नहीं किया है। यही सवाल अमेरिका भी उठा रहा है, यही सवाल दुनिया उठा रहा है कि आप जो तमाम दावे कर रहे हैं उसको लेकर सबूत कहां है आगे। और यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। डेवेनपोर्ट का कहना है यह आकलन भी नया नहीं है कि ईरान कुछ ही महीनों में एक परमाणु बॉम्ब विकसित कर सकता है। डेवेनपोर्ट को लगता है कि ईरान के कुछ कदम परमाणु बॉम्ब बनाने की ओर इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को नहीं लगता कि वो इस दिशा में काम कर रहा है। जहां तक ये जो दावा अक्सर किया जाता है ना कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु बॉम्ब बना सकता है, यह दावा इस्लामिक क्रांति के युग से किया जा रहा है। 1979 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, उस वक्त से लेकर अब तक तमाम वेस्टर्न एजेंसीज ये दावा करती रही कि ईरान जो है वो चंद महीनों में परमाणु बम बना लेगा। अब इस बारे में खुद अमेरिका का क्या कहना है, क्योंकि इस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बात अमेरिका कह रहा है वो इसराइल की बात से बिल्कुल उलट है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जिससे पता चलता है कि ये जंग जो छेड़ रखी है कितनी बेमानी है। क्या कहना अमेरिका का, गौर किया जाए। मार्च में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा था कि ये बिना परमाणु हथियार वाले किसी देश के लिए अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। लेकिन गबार्ड ने कांग्रेस को एक और बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी खुफिया तंत्र के आकलन के अनुसार ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को अधिकृत नहीं किया है। केल्सी डेवेनपोर्ट भी कहते हैं अगर नेतन्याहू के पास परमाणु प्रसार के खतरे की जानकारी होती तो वो उसे अमेरिका के साथ साझा करते। इसके अलावा अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो इसराइल शुरू से ही ईरान के सभी प्रमुख परमाणु ठिकाने को निशाना बनाता। यानी कि अब तक इसराइल ने अमेरिका को नहीं बताया था, अब अचानक आपने हमला कर दिया, बावजूद इसके कि इस हमले में अमेरिका आपके साथ नहीं था। आप देख रहे हैं नेतन्याहू क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पहली बात, उन्होंने ट्रंप को कहा कि मैं सुप्रीम लीडर खामेनी को मारना चाहता हूं, ट्रंप ने मना कर दिया। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मार देना चाहते हैं। तो इस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार माहौल को भड़का रहे हैं और कोई भी इस बात में विश्वास नहीं करता है। मगर स्वतंत्र सोर्सेज से इस परमाणु कार्यक्रम के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में हमें क्या मालूम है। IAEA ने एक दशक तक की जांच में पाया था कि ईरान 1980 के दशक के अंत से लेकर साल 2003 तक परमाणु विस्फोट करने वाले उपकरण का विकास कर रहा था। इसे प्रोजेक्ट अमाद का नाम दिया गया था।
एजेंसी का निष्कर्ष था कि ईरान ने साल 2009 तक कुछ गतिविधियां जारी रखी। उस साल पश्चिमी ताकतों ने ईरान के फार्दो में गुप्त तौर पर बनाए जा रहे भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद ईरान में परमाणु हथियारों के विकास के कोई विश्वसनीय संकेत नहीं मिले, यानी कि साल 2009, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है। इसमें दोष काफी हद तक ईरान का भी है, क्योंकि ईरान पर यह आरोप लगता रहा कि ईरान ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। आगे साल 2015 में ईरान ने दुनिया की 6 ताकतों के साथ एक समझौते पर सहमति जताई, जिसके तहत उसने अपने परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंधों को स्वीकार किया। इसके अलावा ईरान ने कठोर प्रतिबंधों से बचने के लिए IAEA के निरीक्षकों की निगरानी भी स्वीकार कर ली। अब 2015 में यह समझौता होता है, मगर 2018 में क्या होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि उन्हें 2 साल हो जाते हैं, और 2018 में ट्रंप इस समझौते को धराशायी कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है यहां बात आगे बढ़ रही थी, मगर उसे डीरेल कौन करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो असमंजस है, जो रहस्य है, इसमें 2 लोगों का हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। यह अपने आप में बतला रहा है दोस्तों कि दोष आप ईरान पर नहीं मढ़ सकते। आप सिर्फ ईरान पर दोष नहीं मढ़ सकते कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप खुद देखिए ट्रंप का क्या तेवर था, आप खुद देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू कितना झूठ बोल रहे थे। लिहाजा इन मुद्दों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा है, तो हाल के हमलों में जो गुरुवार से शुरू हुए, इसराइल ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया, यह अब मैं आप तक ला रहा हूं। इसराइल ने कितना नुकसान पहुंचाया? इसराइली सेना ने शुक्रवार को कहा था कि उसके पहले हवाई हमलों में नतांज स्थित अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूगल हॉल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही इन हमलों में केंद्र को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि नतांज में जमीन के ऊपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और बिजली के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, एक तरह से नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड हॉल पर किसी सीधे हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा अमेरिकी स्थित साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने कहा कि पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को हुआ नुकसान अहम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल 60% संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन और उन्नत सेंट्रीफ्यूज विकसित करने के लिए किया गया था। डेवनपोर्ट ने बताया कि नतांज पर हमले से ईरान का ब्रेकआउट टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन इसके पूरे प्रभाव का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। यानी नतांज पर जो हमला हुआ है, उससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ पीछे जरूर चला गया है, मगर अभी इस बात को लेकर स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। यह स्पष्ट जानकारी कब होगी? जब आप ईरान के साथ बातचीत करेंगे। वो ईरान जो बातचीत कर रहा था, जिसमें ओमान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, मगर फिर इसराइल हमला करता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये जो ताजा प्रकरण है, इसमें ईरान पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है, और यह व्यक्ति जो पूरी तरह से पैरानॉइड है, जो पूरी तरह से घबराया हुआ है अपने वजूद को लेकर, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है। दोस्तों, इजराइल बुरी तरह डर चुका है। इजराइल अब जो है बहुत बुरे जाल में फंस चुका है। ताबड़तोड़ हमले जो है इजराइल पर ईरान कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, काफ़ी नुकसान जो है ईरान को उठाना पड़ा। दोस्तों, उस हमले में काफ़ी जानें भी गई और काफ़ी नुकसान हो जो है ईरान का हुआ है। लेकिन अब जो है ईरान ताबड़तोड़ हमले यानी इजराइल पर करता जा रहा है। एक अमेरिकी पत्रकार का खुलासा जो है आपने इस वीडियो में देखा कि इजराइल जो है बुरी तरह डर चुका है, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो